हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम देखते हैं विकास परक जून 2021। इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है उसको हम लोग विस्तार से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। तो इसमें पहला जो टॉपिक दिया गया है वह दिया गया है वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें बताया गया है कि यह योजना क्यों चला रही है, इसके लाभार्थी के बारे में बताया गया। हम लोग देखते हैं तो राज्य शासन जो है उसके द्वारा छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण कार्य को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 जून 2021 से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। तो कब से की गई है? तो 1 जून 2021 से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इसका डेट याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें अगर लाभार्थी का जो दिया है उसमें लाभार्थी हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो सभी नागरिक हैं वो इसके लाभार्थी होंगे। साथ ही साथ निजी भूमि की उपलब्धता अनुसार तथा जो सभी ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां हैं वो इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। इसमें बताया गया है कि जो वृक्षारोपण में जो जिन भी किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वह धान के बदले में आगे चल के वृक्षारोपण करना चाहते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। याद रखिएगा, 10,000 रुपये ये दिया जाएगा प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि। जैसे कि ग्राम पंचायत वाले हैं उन लोगों के लिए इसमें बताया गया है कि जो ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध जो राशियां हैं उनके माध्यम से अगर वाणिज्य वृक्षारोपण करते हैं और अगर वो 1 साल बाद वो वृक्षारोपण सफल की दशा में होता है तो फिर उन्हें जो संबंधित जो ग्राम पंचायत होंगे उन्हें 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उसी तरीके से संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के लिए भी कहा गया है कि उन्हें भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इसमें और हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं कि इसमें बताया गया कि निजी भूमि में वृक्षों के रोपण को बढ़ावा। तो मुख्यमंत्री जो वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना है उसके तहत जो गैर वनीय क्षेत्र में इमारती, गैर इमारती, फलदार वृक्ष, बांस, लघु वनोपज, औषधि पौधे ये बृहद पैमाने पर रोपण किया जाएगा। और साथ ही साथ जो कृषक कृषि वानिकी को प्रोत्साहन इसी माध्यम से दिया जाएगा। इसमें दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि नियम कानून में होगा ये सब संशोधन किया जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ों को अगर प्रोत्साहन देना है कि पहले क्या होता था कि जो खुद स्वयं का भी रोपित अगर वृक्ष है तो उसके परिवहन के लिए एक अनुज्ञा लेना पड़ता था, वो अनिवार्य था। लेकिन अब उसको मुक्त किए जाने हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देश एवं राज्य में लागू प्रावधानों के अनुरूप नियम बनाए जाएंगे ताकि लोगों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ओर आकर्षित हो सकें। और साथ ही साथ समिति का गठन किया जाएगा कि जो राज्य शासन के वन विभाग, राजस्व विभाग और आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग जो है ये तीनों विभाग के अधिकारियों को समिति गठित की जाएगी। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें आगे है कि जनजाति जो हैं उनके स्कूल जो हैं का होगा डिजिटल कायाकल्प, मतलब कि जनजाति स्कूल को डिजिटलकरण किया जाएगा। तो 17 मई 2021 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट, ये जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय हैं और माइक्रोसॉफ्ट ने जनजातीय स्कूल के डिजिटल कायाकल्प के लिए संयुक्त पहल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर दोनों किए हैं। इसमें क्या है कि आदिवासी जो क्षेत्रों में आश्रम स्कूल होते हैं, एकलव्य जो मॉडल होते हैं, ये सब जो आवासीय विद्यालय हैं इन लोगों को शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। और ये योजना क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो ये योजना है वो क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ने आदिवासी छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगी।
इस कार्यक्रम के पहले चरण में 250 EMRS स्थापित किए जाएंगे और जो इन 250 स्कूलों में से जो 50 स्कूल होंगे उन्हें गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। और पहले चरण में बताया जा रहा है कि 500 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो बच्चों को ट्रेन कर सके अच्छे से। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन और ऑफिस 365 जैसे उत्पादक तकनीकों का उपयोग करने के लिए शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। और साथ ही साथ अंत में शिक्षकों को माइक्रोसॉफ्ट में शिक्षा केंद्रों में सर्टिफिकेट और बैज भी प्रदान किए जाएंगे अंतिम समय में। और जो इस कार्यक्रम से छात्रों को क्या लाभ होगा, तो इस कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा कि छात्रों को अपने गांव, पर्यावरण, समृद्ध समुदाय को बदलने का अवसर मिले। यह टैलेंट पूल बनाने में मदद करेगा। यह देश के लिए एक संपत्ति के रूप में कार्य करेगा, ऐसा बताया गया है। इसके माध्यम से, इस योजना के माध्यम से ये सब चीज़ें क्रियान्वित की जाएगी। उसके आगे हम लोग चलते हैं तो उसके आगे जो है वो व्यक्तित्व से संबंधित है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि व्यक्तित्व जो दिए गए हैं उन लोगों के बारे में। तो इसमें निकिता उपाध्याय, ये छत्तीसगढ़ भिलाई की हैं निकिता उपाध्याय, जिन्हें फोर्ब्स मैगजीन में एशिया की टॉप 30 लेखिकाओं में चुना गया है। निकिता उपाध्याय को, यह 28 वर्षीय निकिता ने खूबसूरती बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक नुस्खों पर किताब का नाम है रूट्स टू रेडियंस लिखी, जिन्हें बेस्ट सेलर की सूची में शामिल किया गया है। और इसी के माध्यम से उन्हें एशिया की टॉप 30 लेखिकाओं में चुना गया है। सेकेंड व्यक्तित्व की हम लोग बात कर लेते हैं तो वो हैं ज्ञानिता द्विवेदी। इन्होंने सिंगल म्यूजिक वीडियो को इंटरनेट पर लॉन्च कर दिया है। इस म्यूजिक सिंगल में अनुज शर्मा, जो छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं, अनुज शर्मा और ज्ञानिता द्विवेदी ने प्लेबैक किया है। और यूट्यूब में पहले दिन ही ये 45,000 के करीब व्यू इसे मिल चुके थे। ज्ञानिता जो है वो छत्तीसगढ़ की पहली फीमेल म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, ज्ञानिता द्विवेदी। उसके आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं प्रज्ञा चंद्राकर। ये जो प्रज्ञा चंद्राकर हैं ये हैं महासमुंद की रहने वाली हैं। ये क्या है कि मेमोरियल व केंद्रीय जो विद्यालय हैं उसमें अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और साथ में स्नातक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय एवं परास्नातक तमिलनाडु के अन्नामलाई विश्वविद्यालय से पूरी की। और साथ ही साथ CSIR JRF में ऑल इंडिया रैंकिंग 55 भी इन्होंने प्राप्त किया है। साथ ही साथ इन्होंने लखनऊ में CSIR CDRI से अपना PhD पूरा किया है। वर्तमान में जो प्रज्ञा हैं इसलिए इनका नाम आ रहा है क्योंकि यह अमेरिका के न्यूयॉर्क के अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो के पद पर कार्यरत हैं। अभी इन्हें चुना गया है, इसीलिए ये अभी चर्चा में है, प्रज्ञा चंद्राकर। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो ये हैं सुगंधा जैन। ये क्या है कि यूके की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें आयोजित जो मोनरो प्राइज मीडिया लॉ मूट कोर्ट प्रतियोगिता में जज की भूमिका अदा इनके द्वारा किया गया था। ये मूल रूप से छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर में रहने वाली सुगंधा जैन जो हैं वो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की दिल्ली में पैनल लायर हैं और वर्षों से वह दिल्ली में रहकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। और अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये 12 से 16 अप्रैल के बीच में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यह महत्वपूर्ण प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। दुनिया भर के 150 कॉलेजों की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं कि प्रशांत कुमार मिश्रा, इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। तो ये प्रशांत कुमार जो मिश्रा हैं वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सबसे सीनियर जस्टिस होने के कारण इन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। 1 जून से जस्टिस मिश्रा यह कार्यभार संभाले हैं। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा।
और जो 31 मई को मौजूदा चीफ जस्टिस PR रामचंद्रन मेमन जो थे वो रिटायरमेंट और जस्टिस मिश्रा की नियुक्ति के संबंध में घोषणा की गई थी। मतलब जो इनसे पहले थे PR रामचंद्र मेमन, उनका रिटायरमेंट हो गया है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दिया हुआ है कि जो जस्टिस मिश्रा का कैरियर पे एक नज़र डालते हैं कि 4 सितंबर 1987 को एक एडवोकेट के तौर पर जस्टिस मिश्रा एनरोल हुए थे। तब से उन्होंने जिला कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। छत्तीसगढ़ राज्य में जस्टिस मिश्रा जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल और साथ ही साथ एडवोकेट जनरल के पद पर भी रह चुके हैं। 10 दिसंबर 2009 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में उन्हें एडिशनल जज के तौर पे नियुक्त किया गया था। इसके करीब 5 साल बाद 28 नवंबर 2014 को वह हाई कोर्ट के स्थायी जज के रूप में शामिल हुए थे। ये उनके बारे में बताया गया है। जो कि प्रशांत कुमार मिश्रा ये कार्यवाहक जज के रूप में, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। उसके आगे हम लोग चलते हैं तो जो नारकोटिक्स अधिनियम के विशेष न्यायाधीश, हाई कोर्ट ने नारकोटिक्स अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए बिलासपुर सहित राज्य के 13 जिलों के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। ये सभी यहाँ के नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के मामले में विशेष न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। ये जो नारकोटिक्स अधिनियम के तहत जो विशेष न्यायाधीश हैं उनके लिए बताया गया है। यहाँ पे जिलों का नाम दिया गया है जैसे बलौदाबाजार, जगदलपुर, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव, सूरजपुर, अंबिकापुर, उत्तर बस्तर, कांकेर, ये सब जो हैं ज़िले, यहीं पे ये जो विशेष न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी, जो नारकोटिक डिपार्टमेंट को संभालेंगे, उनकी सुनवाई करेंगे। उसके आगे हम लोग चलते हैं तो इसमें यहाँ निधन का दिया हुआ है। जो बद्रीधर दीवान हैं उनका अभी निधन हुआ है। वो क्या कौन थे तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे बद्रीधर दीवान, जो 4 मई 2021 को उनका निधन हो गया है। ये क्या है, जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो 92 वर्ष के थे। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे जिनके कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया और उपचार के दौरान उनका निधन हो गया है। और ये 5 बार लगातार बेलतरा विधानसभा से विधायक चुने गए थे। ये थे बद्रीधर दीवान, जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी थे। उसके बाद आता है बल्दी बाई। ये जो बल्दी बाई है ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पोस्टर लेडी कही जाने वाली हैं। ये 92 साल में इनका निधन हो गया। 6 मई 2021 को इनको हार्ट अटैक आने के कारण इनका निधन हुआ है। वह एक दिन पहले ही मंगलवार शाम को कोरोना को मात देकर अपने गृहग्राम गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट लौटी थी। ध्यान दीजिएगा, गरियाबंद की हैं, गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट की। 80 के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कंदमूल खिलाने के बाद वह चर्चा में आई थी। पूर्व प्रधानमंत्री उनके गांव में घर पर मिलने के लिए भी गए थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो बल्दी बाई हैं वो गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट की हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गरियाबंद। उसी तरीके से यहाँ सम्मान पुरस्कार का दिया हुआ है। तो जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखते हैं इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में देश में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। और पहले स्थान पे कौन है तो कर्नाटक है। किसमें तो हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर छत्तीसगढ़। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2020-21 के रिपोर्ट अनुसार लक्ष्य को पूरा करने एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के अंतिम तिमाही में राज्यों की रैंकिंग में पूरे देश में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है। कोरोना के इस दौर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से राज्य के 5 लाख से अधिक लोगों को घर पे दवाई पहुंचाई गई, जिसमें 1,96,375 मरीजों को डायबिटीज़,
32,330 मरीजों को हाइपरटेंशन, 5,279 मरीजों को टीबी, 2,727 मरीजों को कुष्ठ व 1,85,470 गर्भवती महिलाओं को उनके घर पे विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित दवाइयाँ पहुँचाई गई। यही सब कारण से छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सत्येंद्र ने टाटा सोशल इंटरप्राइज चैलेंज अवार्ड जीता। APJIMR के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट मैनेजमेंट के छात्र सत्येंद्र सी लिल्हारे ने प्रतिष्ठित टाटा सोशल इंटरप्राइजेज चैलेंज अवार्ड जीता। सत्येंद्र ने अपने सोशल इंटरप्राइज बस्तर से बाजार तक के लिए यह पुरस्कार जीता, जो बस्तर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में लोगों को कृषि आधारित रोजगार के अवसर मुहैया कराता है। विजेता के प्रमाण पत्र और साथ में 2.5 लाख रुपए की राशि के साथ सत्येंद्र ने टाटा सन्स की तरफ से 25 लाख रुपए का सीड फंड जीता है। IIMC इनोवेशन पार्क ने 5 लाख रुपए के सीड फंड के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। सत्येंद्र सिंह मूलतः बस्तर के रहने वाले हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो इसमें राष्ट्रीय जो शाला क्रीड़ा प्रतियोगिता है, पदक प्राप्त खिलाड़ी सम्मानित, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि जो स्कूली शिक्षा मंत्री हैं, स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्ष 2018-19 और वर्ष 19-20 के पदक विजेता 1547 विद्यार्थियों को 2,38,38,000 रुपए की पुरस्कार राशि वितरित किए हैं। ये क्या है कि स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा कार्यक्रम में राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक ये सब को अर्जित कर राज्य को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है इस माध्यम से। और इसमें बताया गया है कि जो शिक्षा सत्र 2018-19 में 822 और 19-20 में 725 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल किए हैं। और जो राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने को ₹, रजत पदक वाले को 15,000 और कांस्य पदक वाले को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा भी दिया गया है। रायपुर जिले के 2 खिलाड़ी कशिश सोनकर और बिमल नंदेश्वर, कशिश सोनकर और बिमल नंदेश्वर को 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि का डिमांड ड्राफ्ट प्रदान किया गया है सम्मान के माध्यम से। वर्ष 2018-19 की बात करें तो उसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश ने देश में 6वां स्थान, और अगर 19-20 की बात करें तो आयोजित जो 65वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता थी उसमें 7वां स्थान, मतलब 6वां और 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। 18-19 में 6वां और 19-20 में 7वां स्थान। और सत्र अगर 18-19 में बात करें तो राज्य में जो प्रथम स्थान रायपुर जोन, द्वितीय स्थान राजनांदगांव जोन और तृतीय स्थान दुर्ग जोन को प्राप्त हुआ है। और इसी सत्र में जिलावार प्रथम स्थान राजनांदगांव, द्वितीय स्थान रायपुर और तृतीय स्थान दुर्ग। मतलब अगर जोन की बात करें तो रायपुर जोन आएगा, फिर राजनांदगांव जोन आएगा, फिर दुर्ग जोन आएगा। और जिला की अगर बात किया जाए तो राजनांदगांव आएगा, फिर रायपुर आएगा, फिर दुर्ग आएगा। तो उसी के आगे इसमें बताया गया है कि जो शिक्षा सत्र 19-20 में राज्य का जो प्रथम स्थान रायपुर जोन, द्वितीय राजनांदगांव जोन और तृतीय में कबीरधाम जोन, मतलब जो पहला और इसमें देखिए 18-19 में जो था रायपुर जोन था पहला, ये देखिए रायपुर जोन, दूसरा था राजनांदगांव जोन, तीसरा में दुर्ग। इसमें पहला रायपुर जोन 19-20 में और दूसरा राजनांदगांव, तीसरा में चेंज हो गया, दुर्ग के जगह इसमें कबीरधाम को मिला है। उसी तरीके से अगर जिलावार देखा जाए तो प्रथम राजनांदगांव, द्वितीय रायपुर और तृतीय में बेमेतरा जिला को। ये देखिए इसमें भी 18-19 का भी देखेंगे तो जिलावार में पहला राजनांदगांव है, दूसरा रायपुर और तीसरा दुर्ग है। लेकिन 19-20 की अगर बात करें तो पहला क्या है राजनांदगांव, रायपुर और यहाँ बदल गया है, वो कौन है बेमेतरा। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं कि साइकिल चलाकर बनाया रिकॉर्ड। किसने बनाया तो राजनांदगांव शहर के अंकित साक्या, जो अंकित साक्या ने गणतंत्र दिवस
पर्व 2021 के दिन बिना गियर वाली साइकिल से महज 2 घंटे 43 सेकंड में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है। मतलब 2 घंटा 43 सेकंड में 50 किलोमीटर की दूरी की है, वो भी नॉर्मल साइकिल में। उसके बाद इसमें जो योजना दी गई है, उस योजना में राजीव गांधी किसान योजना के बारे में बताया गया है कि जो राज्य के 22 लाख किसानों को आगामी खरीफ फसल की तैयारी के लिए इनपुट सब्सिडी के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दी गई है और किसानों को उक्त राशि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2021 की पहली किस्त के रूप में जारी की गई है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कुल 5,597 करोड़ रुपए आदान सहायता के रूप में 4 किस्तों में दिए जाएंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत इस योजना का दायरा बढ़ाने का बात हुआ है, तो इस देख लेते हैं। तो राजीव गांधी जो किसान न्याय योजना के तहत राज्य के किसानों को दी जा रही इनपुट सब्सिडी की वजह से राज्य में खेती किसानी बेहतर हुई है। तो सरकार ने इस योजना का दायरा भी खरीफ सीजन 2021 से बढ़ाया है। इसमें धान के साथ साथ अन्य खरीफ फसलों को शामिल किया जाएगा और इस योजना अंतर्गत भूमिहीन मजदूरों को प्रति वर्ष निश्चित जो धनराशि दिए जाने के लिए 2021-22 के बजट में शामिल किया गया है। मतलब कि धान के साथ साथ भी अन्य जो खरीफ फसल हैं उन लोगों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। उसके बाद यहाँ दिया गया है गोधन न्याय योजना। तो ये गोधन जो न्याय योजना है, इसके तहत राज्य के 72,000 ग्रामीण पशुपालकों को 15 मार्च से 15 मई के मध्य गौठानों में बेचे गए गोबरों के एवज में 7.17 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने गौठानों में निर्मित जो सुपर कंपोस्ट खाद हैं किसानों के विक्रय के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें जो सुपर कंपोस्ट खाद 6 रुपये किलो की बात इसमें की गई है कि जो राज्य के गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत जो क्रय किए जा रहे गोबर से निर्मित उच्च जैविक गुणों से भरपूर सुपर कंपोस्ट खाद को राज्य किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। किसानों को रियायती दर पे उच्च जैविक विशेषताओं वाली सुपर कंपोस्ट खाद सहकारी समितियों में 2 किलो, 5 किलो, 30 किलो के बैग में मिलेगा। मतलब 2 किलो, 5 किलो और 30 किलो के बैग में भरा हुआ मिलेगा। जो न्यूनतम मूल्य है वो 6 रुपये प्रति किलो की दर से रखा गया है और गौठानों में गोबर से वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ अब सुपर कंपोस्ट खाद का भी उत्पादन किया जा रहा है, ऐसा इसमें बताया गया है। साथ ही साथ इसमें बताया गया कि राज्य में पशुधन संरक्षण, ग्रामीणों, पशुपालकों और किसानों के अतिरिक्त आय के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गौठानों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर क्रय कर महिला समूहों के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार करने की शुरुआत की गई थी। राज्य में निर्मित 5,586 गौठानों में अब तक 47.65 लाख क्विंटल गोबर क्रय किया जा चुका है। इसके एवज में 95 करोड़ 31 लाख रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना क्या है। तो इस वित्त वर्ष से लागू की जाएगी यह योजना। ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को इस वित्त वर्ष के दौरान कोरोना के कारण खो दिया है, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च अब छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। मतलब बहुत ही अच्छा कदम है कि जिन बच्चों के माता पिता इस वित्त वर्ष में कोरोना से अगर निधन हो गया है, उन बच्चों का पूरा पढ़ाई का खर्चा छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। जैसे कि अभी केंद्र सरकार ने भी योजना लाया है, वह योजना यह है कि पीएम केयर जो फंड है उसके माध्यम से जो पीएम केयर
फॉर चिल्ड्रन बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है कि जो भी बच्चे में कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो चुके हैं, उन बच्चों के लिए बहुत सारे उसमें बताए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, बहुत सारे सहयोग किए जा रहे हैं सरकार के थ्रू। तो जिन लोग वीडियो को नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन लिंक शो रहा होगा, उसमें आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि केंद्र सरकार की कौन सी योजना है। तो यहाँ पास हम लोग देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना है वो किसके लिए है। ये छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है। छत्तीसगढ़ में जो बच्चे अपने माता पिता को कोरोना के कारण खो चुके हैं, उन लोगों के लिए यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसमें बताया गया है कि जो 1 से 8वीं तक के जो बच्चे होंगे उनको 500 रुपये प्रति माह, और 9वीं से 12वीं वाले बच्चे को 1000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति भी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। और साथ ही साथ शासकीय अथवा प्राइवेट किसी भी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले ये बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए यह पात्र होंगे। ऐसे बच्चे जिनके परिवार में रोजी रोटी कमाने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु कोरोना से हो गई है, तो उन बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। यदि ये बच्चे राज्य में प्रारंभ किए जा रहे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश हेतु आवेदन देते हैं तो उन्हें प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। उनसे किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी, ऐसा राज्य शासन द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना है, इसके माध्यम से बच्चों के भविष्य के लिए सोचा जा रहा है। उनके पढ़ाई का खर्चा साथ में छात्रवृत्ति सरकार द्वारा दी जा रही है। उसके आगे चलते हैं तो फेंसिंग योजना। ये फेंसिंग योजना क्या है? तो उद्यानिकी फसल की सुरक्षा के लिए राज्य पोषित सामुदायिक फेंसिंग योजना का लाभ लेने हेतु न्यूनतम 2 कृषकों का समूह होना अनिवार्य है तथा कृषक समूहों का रकबा न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर रकबा तक लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभ दिए जाने का प्रावधान है। मतलब कि जिनका न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर रकबा तक है, जो लघु एवं सीमांत किसान हैं, उन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन न्यूनतम जो 2 कृषकों के समूह को ही अनिवार्यता इसमें दिया गया है। और जो छत्तीसगढ़ शासन है के दिशा निर्देशानुसार प्रति हेक्टेयर जो आदान सामग्री, सीमेंट फेंसिंग पोल, 180 नग चैन लिंक, ये सब के बारे में यहाँ डिटेल दिया गया है। उससे जो लागत लगने वाली है, जो अनुदान है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। लेकिन आप लोग बस ये ध्यान दीजिए कि ये फेंसिंग योजना जिसमें न्यूनतम 2 कृषकों के समूह को अनिवार्यता दी गई है, और ये जो समूह का रकबा रहेगा वो न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक रहेगा। और लघु एवं जो सीमांत किसान हैं उन लोगों को इसका लाभ प्रावधान दिया जाएगा। और यहाँ पे उसके आगे हम लोग देखते हैं तो आम फलों उद्यान योजना, राज्य पोषित योजना विभागीय आम नवीन रोपण का लाभ लेने हेतु सामान्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति मदवार लक्ष्य निर्धारण किया गया है। उक्त योजना का लाभ लेने हेतु कृषकों को न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर से अधिकतम 2 हेक्टेयर रकबा तक लाभान्वित किया जा सकेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सजग अभियान। ये सजग अभियान क्या है? तो सजग अभियान को 1 साल पूरा हुआ है। पिछले साल अप्रैल में राज्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्य की शुरुआत की गई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समाज सेवी संस्था सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्स द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से चलाए जा रहे कार्यक्रम के जरिए छोटे बच्चों के लालन पालन से जुड़ी जरूरी बातों की जानकारी साल भर ऑडियो श्रृंखला के रूप में पालकों को पहुंचाती रही है। ये सजग अभियान के माध्यम से यूनिसेफ के सहयोग से चलाई जा रही है, जिसमें छोटे बच्चों के लालन पालन से जुड़ी जरूरी बातों को ऑडियो के माध्यम से पालकों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो क्या है सजग ऑडियो कार्यक्रम? तो बच्चों के विकास में उनके जीवन के शुरुआती 7-8 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पिछले साल 22 मार्च को देश में कोविड के चलते लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। लॉकडाउन के चलते आंगनबाड़ी और ऐसे सभी संस्थाएं बंद करनी पड़ी जहां बच्चों को सीखने जानने के अवसर मिलते थे। तो CRL ने बच्चों के लालन पालन से जुड़ी जरूरी बातों को
पर आधारित छोटे छोटे ऑडियो संदेश तैयार किए गए, जिन्हें लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं परिवारों तक पहुंचती हैं और उन्हें ज़रूरी जानकारियां उपलब्ध कराती हैं। इसी तरीके से पार्ट ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सेकेंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।